हमारे पास ऑप्शन इसमें आएगा, या तो हम उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, यही दो ऑप्शन है, या तो उसको पसंद करें ना पसंद करें। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास चॉइस दो है, एक ए और एक बी, तो हम तब जाके इसमें प्रीफर कर सकते हैं कि हमने ए को प्रीफर किया, हमने बी को प्रीफर किया। तो प्रेफरेंस जो होता है वो कभी भी रिलेटिव होगा, और जब चीज़ें रिलेटिव हो जाए तो फिर यहाँ रिलेशन दिखाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह आपका जो है ये एक हमारे पास देखिए आपका बिवरेज कॉफ़ी है और एक बिवरेज हमारे पास टी है, मतलब दो पेय पदार्थ हैं, उसके बीच हम रिलेट कर रहे हैं कि हम चाय के बजाय ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है जब कॉफ़ी और टी के बीच आपको रिलेशन दिखाना है तो यहाँ पर देन का यूज ना होकर के आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा आप, क्योंकि ये जो देन होता है ना, देन कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, कंपेयर करने के लिए इस कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रेफरेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, दो चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं। रिलेशन दिखाने का काम प्रीपोजिशन का होता है, प्रीपोजिशन आपका देन होता नहीं, तो हम लोग प्रीफर के साथ टू को यूज़ कर लेते हैं कॉफ़ी और टी को रिलेट करने के लिए। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मैं टी के बजाय कॉफ़ी को ही पसंद करता हूँ। तो ध्यान ये भी रखिएगा कि प्रीफर के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं करना है आपको, प्रीफर के साथ आपको टू का यूज़ करना है, दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए। या इस पर बेस्ट एग्जाम में कई क्वेश्चन आते भी हैं। अब इसी से बना है एडजेक्टिव आपका प्रिफरेबल। अब देखिए जो प्रिफरेबल का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इसको समझिए। जैसे हमने लिखा इन इंडिया कॉफी इज मोर प्रिफरेबल देन टी। इन इंडिया कॉफी इज मोर प्रिफरेबल देन टी। मैं बात कर रहा हूँ भारत में आपका लोग जो है ना टी से ज़्यादा कॉफ़ी को आपका प्रीफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रिफरेबल होता है ना, ये प्रिफरेबल खुद ही कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है आपका। कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है ये खुद ही। तो जब एक खुद ही कॉम्परेटिव डिग्री, जैसे आप एडजेक्टिव में पढ़े होंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जैसे अगर हम बोल रहे हैं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, वाइजर कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इसी तरीके से आपका जो प्रिफरेबल है ना रेडीमेड कॉम्परेटिव है, मतलब बना बनाया है कॉम्परेटिव डिग्री है। हालांकि आपका जो है ये प्रिफरेबल के साथ साथ आपका ये सारे जो एडजेक्टिव हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, तो ये सारे एडजेक्टिव भी ऑलरेडी आपका जो है कॉम्परेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। जब ये कॉम्परेटिव डिग्री में ऑलरेडी यूज होते हैं तो फिर इसके साथ आपका हम डबल कॉम्परेटिव का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये मोर भी कॉम्परेटिव हो गया, प्रिफरेबल भी कॉम्परेटिव हो गया। द यूज ऑफ डबल कॉम्परेटिव एंड डबल सुपरलेटिव मस्ट बी अवॉइडेड। दो का यूज एक साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मोर भी कॉम्परेटिव है। मोर कॉम्परेटिव कैसे देख लीजिए, ये मच या मेनी ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, मोर इसी का कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, और मोस्ट इसी का सुपरलेटिव डिग्री हो गया। मच और मेनी में डिफरेंस बस ये है कि मच क्वांटिटी बताता है, मेनी आपका नंबर को आपका रेफर करता है, ठीक है। तो ये मोर देख रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री, प्रिफरेबल भी कॉम्परेटिव डिग्री, तो आप दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ से आपको जो है मोर को अगर हम ओमिट कर दें तो सेंटेंस हमारा इस तरीके से आपका जो है सही होगा, इन इंडिया कॉफी इज प्रिफरेबल। और हमने बताया कि ये जो प्रीफर का ही एडजेक्टिव हम प्रिफरेबल है, तो प्रीफर के साथ जैसे हम लोग टू का यूज करते हैं वैसे प्रिफरेबल के साथ भी टू का यूज करना पड़ेगा। तो देन को हटा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू, तो ऐसा लिखना पड़ेगा इन इंडिया कॉफी इज प्रिफरेबल टू टी। तो आपको एरर तक समझ में आ गया होगा कि पार्ट ये सेंटेंस जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये प्रिफरेबल जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री है और इसके पहले मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री आ रहा है, तो ये मोर को हम ओमिट कर देंगे, सेंटेंस हमारा इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू अ पेन। देखिए प्रिफरेबल के साथ हमने प्रिफरेबल के साथ टू का यूज़ किया, ये करेक्ट है। ये खुद कॉम्परेटिव डिग्री था इसलिए हमने मोर को हटा दिया ताकि डबल कॉम्परेटिव को हम अवॉइड कर सकें। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपका जो है कंपैरिजन पर बेस्ड है। कंपैरिजन, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन का आपका जो है क्लास भी सेम होना चाहिए और कंपैरिजन का केस भी सेम होना चाहिए। कंपैरिजन का क्लास और केस सेम होने का मतलब ये होता है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो केस का मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आपका पॉजिटिव केस। तो अगर हम सब्जेक्टिव केस को कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्टिव केस के साथ ही करेंगे,
ऑब्जेक्टिव केस को कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही करेंगे। और क्लास का मतलब ये हो गया कि अगर एक कंट्री का कंपैरिजन हो रहा है तो कंट्री से होगा, पीपल का कंपैरिजन पीपल से होगा, आपका अगर बोर्ड है बोर्ड का कंपैरिजन बोर्ड से होगा, शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से होगा, आपका है ना एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से होगा। मतलब पार्टिकुलर क्लास सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में देख रहे होंगे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। देखिए वास्तव में हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, क्या मुंबई को हैदराबाद से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं मुंबई के क्लाइमेट का हैदराबाद से। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपका क्लाइमेट का कंपेरिजन यहाँ किया गया है हैदराबाद से। अब क्लाइमेट का कंपेरिजन जब हैदराबाद से किया गया है तो आपका क्लाइमेट और हैदराबाद एक प्लेस हो गया है ना, क्लाइमेट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। तो ये दो को कंपेरिजन हो नहीं सकता। मुंबई का कंपेरिजन हैदराबाद से आपका हो सकता था, मुंबई भी हमारा एक सिटी है, हैदराबाद भी एक सिटी है, लेकिन हम मुंबई का जब क्लाइमेट का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमको मुंबई के क्लाइमेट का कंपेरिजन हैदराबाद के क्लाइमेट से करना पड़ेगा, ना कि हैदराबाद से। जैसे इस पर बेस्ट मैं एक क्वेश्चन से आपको समझा दूं। क्वेश्चन ये है, जैसे हमने लिखा द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर talented than पाकिस्तान। द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर टैलेंटेड देन पाकिस्तान। अब देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कंपेरिजन किसका कर रखा है? पीपल का। पीपल का कंपेरिजन किससे कर दिया? पाकिस्तान से। तो इंडिया का कंपेरिजन पाकिस्तान से पॉसिबल है क्योंकि इंडिया भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, लेकिन हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के पीपल का। तो इंडिया के पीपल का कंपेरिजन होना चाहिए पाकिस्तान के पीपल से। तो पाकिस्तान के पीपल से कंपेरिजन होना चाहिए, तो हमको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर टैलेंटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए हमारा क्लास तो सेम हो गया कि पीपल का कंपेयर हमने पीपल से कर लिया, क्लास सेम जरूर हो गया, लेकिन आपका जो है द पीपल और द पीपल जो नाउन है, नाउन का रिपीटेशन हो गया। और सेंटेंस में हम लोग नाउन को रिपीटेशन को प्रोनाउन से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ग्रामर में एक प्रोनाउन टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउन जो होता है नाउन का ही सब्स्टिट्यूट होता है। तो द पीपल का जो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कंपैरिजन में अगर कभी भी रिपीटेशन हो जाए तो बस रिपीटेशन के लिए बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिपीटेशन अगर आपका सिंगुलर नाउन का हो तो इसको आप दैट से अवॉइड कीजिएगा, और रिपीटेशन अगर प्लूरल नाउन का हो तो इसको आप लोग दोज से अवॉइड कीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे, आप लोग नाउन चैप्टर में पढ़े भी होंगे कि पीपल का नंबर जो होता है प्लूरल होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर वर्ब भी आर प्लूरल आ रहा है। तो पीपल अगर हमारा प्लूरल नाउन रिपीट हुआ है तो प्लूरल नाउन का रिपीटेशन को हम लोग दोज से अवॉइड करेंगे। तो यहाँ द पीपल ऑफ को हटा करके यहाँ लिख देंगे दोज, दोज। तो आपका जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर टैलेंटेड देन दोज ऑफ पाकिस्तान। कि जो भारत के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो यहाँ द पीपल प्लूरल था इसलिए दोज आया, अगर वहाँ पर सिंगुलर होता तो फिर आपका जो है दैट का यूज़ कर लेते। अब देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेट किया गया है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन हैदराबाद। तो हमको इसको ऐसा लिखना पड़ता, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन दैट ऑफ हैदराबाद। मतलब एक कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन, अगर हम यहाँ पर लिखते तो ऐसा लिखते बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, लेकिन द क्लाइमेट और द क्लाइमेट यहाँ रिपीट कर जाता। द क्लाइमेट का नंबर आपका सिंगुलर है, हमने बोला रिपीटेशन में अगर सिंगुलर नाउन को अवॉइड करना हो तो दैट से अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है ना द क्लाइमेट को हटा के लिख देंगे दैट, और ऑफ रह जाएगा तो हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन दैट ऑफ हैदराबाद। इस प्रकार यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें एरर आपका जो है देखिए सी पार्ट में है ना, आपका हैदराबाद से पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा दैट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन दैट ऑफ हैदराबाद। अब हम लोग आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर सामने है। द बेस्ट नॉन लीडर अमंग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। हमने बताया है कि सबसे पहले वर्ब को चेक किया जाता है आपका, है ना, वो तो मैं हर वीडियो में ही आपका इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ कि वर्ब हमारा सेंसिटिव जोन होता है, एक बार उसको चेक कर लिया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब आ रहा है वर, वर्ग का नंबर होता है प्लूरल, आपको सबको पता होगा, है ना। वाच का नंबर सिंगुलर, वर्ग का नंबर प्लूरल होता है। अगर वो प्लूरल है तो उसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। देख रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका लीडर,
क्योंकि ये जो देम है अमंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जब भी आता है ऑब्जेक्ट आता है, कभी सब्जेक्ट आ नहीं सकता। तो सब्जेक्ट आपका लीडर हो गया, लीडर का नंबर तो सिंगुलर है, सिंगुलर तो वहाँ तो वाज हो जाना चाहिए कायदे से। लेकिन आगे देख रहे हैं कि वर के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक लीडर का नाम महात्मा गांधी, एक सरदार पटेल और एक जवाहरलाल नेहरू का नाम आ रहा है। तो अगर हम वहाँ वाज भी कर देना तो फिर हम यहाँ जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि यहाँ पर आपका मोर देन वन लीडर की बात कर ली गई है सेंटेंस में। अब आपको सबको पता होगा कि इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर का मतलब होता है आपका 1, प्लुरल का मतलब मोर देन 1। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये तो प्लुरल हो गए। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा कि वर्ब को ही सही मानना पड़ेगा हमको। ये तीनों का नंबर प्लुरल हो गया, फिर अब सब्जेक्ट को ही प्लुरल कर देना पड़ेगा और ये लीडर को हम यहाँ पर हटा के लिख देंगे लीडर्स, लीडर्स। तो सेंटेंस प्रकार सही हो जाएगा, द बेस्ट नोन लीडर्स अमंग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। मतलब हमने आपको बराबर क्लास में चर्चा किया है कि हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो कायदे से यहाँ वाज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन लीडर की जब बात हो गई है तो फिर हम वाज को जस्टिफाई कर नहीं सकते थे, इसलिए हमको मजबूरन सब्जेक्ट को ही चेंज करना पड़ा। अब लीडर से जस्टिफाई हो गया कि लीडर कौन है, महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, और उस लीडर्स का नंबर जब प्लुरल हो गया तो वर्ब भी जस्टिफाई हो गया। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अब आइए नंबर 4 में हम लोग, अब देखिए नंबर 4 क्वेश्चन आपके सामने है। अब नंबर 4 क्वेश्चन आपका है, द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। अब अगर इसमें देख रहे होंगे भर, तो एक स्टोल आ रहा है और एक मिस्ड आ रहा है। मतलब एक क्लियर बात हो रही है ना कि इंसिडेंस से पास्ट का है, मतलब इंसिडेंस पास्ट में हो चुका है, इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो गया और मिस का सेकंड फॉर्म मिस्ड हो गया। तो द और स्टोल का ऑब्जेक्ट ऑल द मनी हो गया, सब्जेक्ट बर्गलर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। देखें इन द हाउस, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, बट सरप्राइजिंगली मिस्ड, जब यहाँ स्टोल है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी मिस्ड बर्गलर के ही यूज़ हुआ है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर सी पार्ट में आए तो यहाँ पर देखिए एक नाउन आ रहा है, मिस्ड व्हाट, ज्वेलरीज। अब ये नाउन से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ये देखिए जो ये ज्वेलरी है ना, ये ज्वेलरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते उसको सिर्फ आपका जो है महसूस कर सकते हैं आपका, है ना। तो शायद हम लोगों के अंदर एक आपका जो है गलतफहमी हो कि ज्वेलरी को हम क्यों नहीं देख सकते। वास्तव में जो चीज़ों को हम देख रहे होते हैं ना, ये जो ज्वेलरी होता, ये एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता। वास्तव में हम जिसको देख रहे होते हैं वो आपका हो सकता है नोजपिन हो, या फिर आपका रिंग हो, है ना, आपका नोजपिन हो, आपका रिंग हो, या फिर आपका जो है नेकलेस हो, तो इन चीज़ों से ही मिलके ज्वेलरी बनता, जो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता आपको बताया गया होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता आपका, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता, उसको हम प्लुरल फॉर्म में यूज़ कर नहीं सकते। तो हालांकि इस तरह के नाउन और भी हैं, जैसे आपका जो है सीनरी है, पोएट्री है, मशीनरी है, मशीनरी के बाद आपका जो है ज्वेलरी है, ज्वेलरी के बाद आपका जो है फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है आपका, लगेज है, बैगेज है। तो ये जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं, चाहे वो आपका सीनरी हो, पोएट्री हो, मशीनरी हो, ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, एडवाइस हो, इन्फॉर्मेशन हो, लगेज हो, बैगेज हो, है ना, तो ये सारे नाउन जो होते हैं ना आपका, ये सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनका हम प्लुरल बना नहीं सकते। जैसे लगेज का लगेजेज मत लिखिए, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस मत लिखिए, फर्नीचर का फर्नीचर्स मत लिखिए, एडवाइस का एडवाइसेस मत लिखिए। अगर इनको प्लुरल बनाना ही हो ना तो इनके साथ कुछ मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन यूज़ करके प्लुरल बना लीजिए आपका। जैसे ज्वेलरी का प्लुरल बनाना है आपका, तो लिख दीजिए मेनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, मेनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी। आपका जो है एडवाइस का प्लुरल बनाना है तो बना दीजिए मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। लेकिन इसमें डायरेक्ट एस का यूज आप कर नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फिर यहाँ पर इस ज्वेलरीज को हमको रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा ज्वेलरी, या इसको सही करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है आपका जो है पीसेस ऑफ ज्वेलरी। इस तरीके से आपका पीसेस ऑफ ज्वेलरी अगर बोल रहे हैं तो ज्वेलरी का हम प्लुरल यूज कर लिए। तो ध्यान रखिएगा, सीनरीज, पोएट्रीज, मशीनरीज, ज्वेलरीज, इन्फॉर्मेशन, लगेजेज, इस तरह यूज मत कीजिएगा, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज कीजिए आपका।
चलिए हम लोग फिर आपका जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 5 में। अब देखिए नंबर 5 क्वेश्चन हमारा सामने यहाँ आप लोगों के सामने है। Owing to the disturbing noise, the speaker was forced to adjourn the meetings. अब देखिए यहाँ ये जो owing to होता है ना, एक प्रकार से ये आपका ड्यू टू का ही सिनोनिम्स होता है आपका, जो किसी एक्शन का या किसी इवेंट का एक प्रकार से आपका रीजन बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, रीजन को एक्सप्रेस करता है आपका, है ना। ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है आपका, ओइंग टू और ड्यू टू, रीजन बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओइंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज हमारा एक रीजन था, उसके लिए हमने ओइंग टू का यूज़ कर दिया। यहाँ तक सेंटेंस कोई एरर है नहीं। द स्पीकर वाज, अब वाज का नंबर हमारा सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्ट स्पीकर है, स्पीकर का भी नंबर सिंगुलर तो वाज का भी नंबर सिंगुलर, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर वाज फोर्स्ड, अब यहाँ पर देखिए ये वाज के साथ जो फोर्स का यूज़ किया गया है, ये बता रहा है ना कि ये पैसिव है, स्पीकर ने किसी को फोर्स नहीं किया बल्कि स्पीकर को ही फोर्स किया गया, उस पर दबाव दिया गया। तो स्पीकर अगर काम किया नहीं, उसको किसी और ने फोर्स किया, इसका मतलब क्लियर है वो डूअर है नहीं, वो रिसीवर है। तो फिर पैसिव में हम लोग एज एम आर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फोर्स का थर्ड फॉर्म फोर्स होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे देखिए ये जो टू एडजर्न है, एडजर्न का मतलब होता है ना एक तरह से डिले करना, पोस्टपोन करना। ऐसा पढ़ते होंगे आपका द कोर्ट वाज एडजर्न टुडे, मतलब कोर्ट को आज जो है एडजर्न कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया आपका, उसका प्रोसीडिंग को डिले कर दिया गया। तो टू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ग्रामर की भाषा में इन्फिनिटिव बोलते हैं। नॉन फाइनाइट का ही 3 फॉर्म होता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जरेंट। तो टू के बाद एडजर्न वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए टू एडजर्न द मीटिंग्स, अब ये जो मीटिंग्स हम नाउन यूज़ कर रहे हैं ना, ये मीटिंग एक प्रकार का जो होता है ना, मीटिंग एक प्रकार का क्राउड होता है, क्राउड ऑफ पीपल, गैदरिंग ऑफ पीपल। तो एक प्रकार का एक खुद ही प्लुरल होता है, क्योंकि मीटिंग को एक से तो हो नहीं जाएगा, मीटिंग के लिए आपका जो है पब्लिक गैदरिंग चाहिए, आपका पब्लिक क्राउड चाहिए। तो ये ऑलरेडी इटसेल्फ प्लुरल है, इटसेल्फ जब ये प्लुरल है ना, तो फिर इसके साथ इसको रिप्लुरलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम जो है इसमें से एस जो लगा हुआ है इसको ओमिट कर देंगे, सिर्फ लिख देंगे टू एडजर्न द मीटिंग। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की ओर। अब 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या एरर है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट हिडन है ना काफ़ी रेलिवेंट है, जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, इसलिए इसको सेशन को ध्यान से देखिए। और एक एक क्वेश्चन को आपका जो है नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को आप जो है पॉज कर लीजिए, उसके बाद आपका देखिए, है ना। देखिए फर्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा है, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। सबसे पहले हमारा वर्ब पर फोकस होता है, तो देख लीजिए वर्ब आ रहा है कैन, बिकम, और एक वर्ब आ रहा है आपका यहाँ पे अप्लाई। अब कैन आपको पढ़ाया गया होगा मॉडल होता, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते, तो यहाँ पर देखिए बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही, और कैन जो होता है वो एबिलिटी बताने के लिए कैन कुड का यूज़ किया जाता है ना। तो किसी भी मैन के हम एबिलिटी को बता रहे हैं उसके लिए कैन यूज़ किया, कैन के साथ यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया। तो ये आपका जो है ना ये वर्ब का एरिया बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब देख रहे हैं सेकंड में हमारा जो अप्लाई है, ये अप्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा जो होता है ना ये प्लुरल फॉर्म होता है, आपको बताया गया होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होता, और जो वर्ब का 5th फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। अब ये जो अप्लाई है वर्ब का प्लुरल फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट जो देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है आपका ही। अब ही जो है इसका तो नंबर सिंगुलर है, क्योंकि ही का मतलब तो आपका 1, कोई एक की बात हो रही है, वहाँ पर राम, श्याम, मोहन कुछ भी हो सकता है। तो जब पार्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है इसका नंबर सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आपने पढ़ा भी होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो है मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब को भी यहाँ पर हम सिंगुलर कर देंगे। जब सिंगुलर करेंगे तो अप्लाई तो हमारा प्लुरल फॉर्म है, इसको अप्लाई को हम यहाँ पर हटा करके कर देंगे अप्लाइज, इसको 5th फॉर्म बना देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा आपका। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो गया। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल हो का पेपर दीजिए आप, सीएचएसएल का पेपर दीजिए,
बी कॉन्फिडेंट रहिए, आपका जो तरीका आपको बताया जा रहा है ना बस इसको फॉलो कीजिए, है ना। आपका बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, बस उसमें रिलेटेड जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देखना होता है, एरर मिल जाते हैं आपका। और आपको पता ही है प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपको वे बताया जा रहा है कॉमन एरर के क्वेश्चंस को बनाने का, इसको फॉलो कीजिए, आप जरूर जो है अपकमिंग एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे, है ना। चलिए 7th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स एट रश आवर। अब देखिए यहाँ पर वर्ब को अगर देखिएगा तो यहाँ वांट्स है, टू ड्राइव है, टू वर्क भी है। अब देखिए ये जो वांट्स है ना इसका नंबर सिंगुलर है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट नो वन है, नो वन, एनी वन, समवन, सबका नंबर सिंगुलर ही होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का नंबर सिंगुलर होता है आपका, तो ये सिंगुलर रहते हैं। देखिए आने वाला वर्ब सिंगुलर है, बाकी आपका दो नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ किया गया है, टू ड्राइव और टू वर्क, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा एरर फ्री है, नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर। अब जो देख रहे हैं सेकेंड पार्ट में हमारा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स एट रश आवर। अब देखिए आपका यहाँ कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेलिवेंट है आपका, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम एट रश आवर्स। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, ये जो बिकॉज ऑफ होता है ना ये प्रीपोजिशन होता, और अगर हम सिर्फ बिकॉज का यूज़ करें तो ये कंजंक्शन होता। कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, और प्रीपोजिशन का काम होता है चीज़ों को रिलेट करना। तो बिकॉज का यूज हम जब भी करेंगे तो दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। ये कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है, अगर किसी इवेंट का है ना आपका रीजन बताना हो तो उसके लिए बिकॉज का यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ भी रीजन ही बताता, बस ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये क्लॉज को कनेक्ट नहीं कर सकता। प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट आएगा, तो बिकॉज ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा जो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन बिकॉज का यूज करेंगे हम दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमने लिखा ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ ही वॉज इल, और हमने फिर एक और सेंटेंस लिखा ही वॉज एबसेंट बिकॉज इलनेस। अब देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ ही वॉज इल। अब देखिए ही वॉज एबसेंट एक क्लॉज हो गया, ही वॉज इल दूसरा क्लॉज हो गया, अब रीजन बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया। तो अब देखिए एक क्लॉज ये एक क्लॉज ये, अब दोनों क्लॉज को अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है किसकी, कंजंक्शन की। कंजंक्शन आपको क्लॉज को कनेक्ट करेगा, लेकिन हमने बिकॉज ऑफ का यूज़ किया, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन का यूज़ तो हो नहीं सकता आपका जो है क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ बिकॉज ऑफ को हटा करके सिर्फ बिकॉज का यूज़ करना पड़ेगा। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज इल, अब ये दोनों क्लॉज आपस में कनेक्ट हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर आए ही वॉज एबसेंट बिकॉज इलनेस, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक ही आपका सेंटेंस है, ही वॉज एबसेंट, आगे कोई क्लॉज है नहीं। इलनेस आपका जो है ना बस इसका वजह है एबसेंट होने का। इलनेस एक नाउन है, इलनेस एक नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है यहाँ पर कंजंक्शन हम लिख नहीं सकते, क्योंकि कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज आना चाहिए। ये अगर नाउन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं प्रीपोजिशन का। जब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं प्रीपोजिशन का तो यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। प्रीपोजिशन बिकॉज होता नहीं, प्रीपोजिशन तो बिकॉज ऑफ होता, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इलनेस। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ऑफ इलनेस। तो यही बिकॉज और बिकॉज ऑफ के बीच का डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ को प्रीपोजिशन की तरह यूज कीजिए, बिकॉज का यूज आप कंजंक्शन की तरह कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स, तो ये ट्रैफिक जाम कोई क्लॉज तो है नहीं, ट्रैफिक जाम हमारा एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले तो प्रीपोजिशन ही आना चाहिए जो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया और ट्रैफिक जाम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एट रश आवर, एट का ये रश आवर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस एरर फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम एट रश आवर। तो ये सेंटेंस हमारा जो है एरर फ्री है, आंसर इसका हो जाएगा डी। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। अब 8 नंबर में देखिए, एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे
कि सेंटेंस की शुरुआत की गई है एज से। एज हमारा जो होता है ना वो कंजंक्शन होता है आपका, कंजंक्शन दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर। बात बस ये हो रही है ना, इसमें फर्स्ट वर्ब हमारा क्लाइंब आ रहा है और बिकेम आपका जो है वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे जो है ना हवा ठंडी होती गई। तो ध्यान में रखिएगा आपका क्लाइम का नंबर आपका प्लुरल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो दे का भी नंबर प्लुरल है, तो यहाँ तो ये सही है। और क्लाइम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। अब लेकिन सेकंड में जो वर्ब देख रहे हैं बिकेम, उसका सब्जेक्ट एयर है। अब एयर के साथ अगर बिकेम लिख रहे हैं तो इवेंट फास्ट का हो गया, क्योंकि बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता। तो अब समझ लीजिए ये फर्स्ट पार्ट का जो इंसिडेंस है ये तो प्रेजेंट का है, क्लाइम प्रेजेंट को बता रहा है, सेकंड फॉर्म आपका जो है पार्ट तो पास्ट का, जबकि दोनों पैरेलल इंसिडेंस है कि जैसे जैसे वे मतलब ऊंचाई पर जाते हैं हवा ठंडी हो जाती। तो ध्यान में रखिए आपका कि जब ये पैरेलल इंसिडेंस है तो पैरेलल इंसिडेंस का टेंस तो सेम ही होगा आपका। अगर ये इंसिडेंस चढ़ने का काम आपका जो है प्रेजेंट में हुआ तो हवा का ठंडा होने का काम भी प्रेजेंट में हुआ, उसको तो हम पास्ट में यूज कर नहीं सकते आपका। तो दो तरीका है सेंटेंस को ठीक करने का, या तो हम क्लाइम को क्लाइम्ड कर दें, या आपका जो है बिकेम को हम प्रेजेंट में करके बिकम्स कर दें। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके से अगर आपका सेंटेंस आ जाए जिसमें दो तरीके से आपको करेक्शन करने की नौबत आ जाए कि सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट किया सकता है, तो हमेशा करेक्शन बाद में किया कीजिए इस तरीके से। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है करेक्शन हम बाद में करते हैं। ये तब होगा जब किसी सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट करने की नौबत आ जाए तो करेक्शन हमेशा बाद में किया कीजिए। तो ये प्रेजेंट का इवेंट है, उसको भी प्रेजेंट का इवेंट ही मानिए, और प्रेजेंट का इवेंट मानिए तो एयर का नंबर आपका सिंगुलर है, तो फिर इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा बिकम्स, क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से सही हो जाएगा, एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकम्स कूलर। तो इस प्रकार इसका एरर पार्ट आपका जो है सी हो गया है ना, आंसर इसका आपका जो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आइए 9th क्वेश्चन की ओर। देखिए 9th क्वेश्चन हमारा है, रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। बोला जा रहा है ना कि रामा को क्लासिकल म्यूजिक में कोई रुचि है नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि वर्ब अगर देखिएगा तो यहाँ हैज़ का नंबर सिंगुलर, तो रामा का भी नंबर सिंगुलर, सब जगह वर्ब तो सही है। रामा हैज व्हाट, नो टेस्ट, तो ये हैज वर्ब का ये टेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्लासिकल म्यूजिक, अब देखिए यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक का आपका कोई स्वाद की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर मतलब हम कोई फूड नहीं है कि उसको हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन राम है और उसके क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो जब इंटरेस्ट का बात दिखाना हो तो फिर टेस्ट के साथ ही एक फ्रेजल वर्ब यूज होता है आपका। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब एक वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन या एक वर्ब के साथ जब एडवर्ब को कॉम्बिनेशन करके जब नया मीनिंग तैयार कर लेते हैं तो फ्रेजल वर्ब होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे है ना, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, इस तरीके से। तो ये आपका देखिएगा टेस्ट के साथ हम फोर का यूज करते हैं तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। और ये टेस्ट फोर का मतलब होता है आपका पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन फूड, पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन आर्ट, पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो जब किसी पर्सन का आपका किसी फूड में, आर्ट में, म्यूजिक में अगर कोई पार्टिकुलर इंटरेस्ट हो तो पार्टिकुलर इंटरेस्ट को शो करने के लिए ना हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं टेस्ट फोर। एक फ्रेजल वर्ब होता है। टेस्ट फोर का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन फूड, आर्ट, म्यूजिक। तो बात बस यहाँ पर ये हो रही है ना कि रामा को क्लासिकल म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर हम रामा के इंटरेस्ट की बात करें, उसकी रुचि की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको टेस्ट के साथ फोर यूज करना पड़ेगा। तो इन यहाँ प्रिपरेशन रॉन्ग हो गया। इन प्रिपरेशन को आपको हटा करके यहाँ जो अगर हम फोर कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है एक तरह से मीनिंग आ जाएगा ना, रामा हैज़ नो इंटरेस्ट। रामा हैज़ नो इंटरेस्ट, आपका रामा को क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी आपका इस तरह के क्वेश्चन आ जाए टेस्ट के साथ फोर यूज़ किया कीजिए, है ना। ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा टिपिकल जरूर होते हैं, लेकिन अगर मोर और मोर प्रैक्टिस किया जाए तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपका जो है धीरे धीरे ईजी नजर आने लगते हैं। और आप पार्टिकुलर जो पेपर में आप देखते होंगे, चाहे SSC CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो, या फिर स्टेनोग्राफर या मल्टीटास्किंग का पेपर हो, ये फ्रेजल वर्ब पर बेस्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में दोनों में ही पूछे ही जाते हैं आपका। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि आप एक वर्ब को डेली एक एज ए होमवर्क मान लीजिए। जैसे मान लीजिए ब्रेक है आपका,
या ब्रेक के बाद आपका मान लीजिए कि यहीं पर आपका पुट है, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट इन, है ना, कॉल है, कॉल इन, कॉल ऑफ। उसी तरीके से डील है, डील इन, डील विद, इस तरीके से। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब को आप एक होमवर्क मान लीजिए, कोई एक वर्ब को और उससे रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब हैं सबको कॉपी में राइट डाउन करके और उससे एक पार्टिकुलर मतलब उस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक सेंटेंस बना दीजिए। सेंटेंस बनाने से क्या होगा ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता चलेगा और आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपका। और मोर रिविजन जब करते रहिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी अगर पेपर में आएंगे तो आसानी से पकड़ में आपको आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर आते हैं आपका। अब देखिए 10th क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ अप्रोच बस वही रखिए जो मैं बताता चलता हूँ। कॉमन एरर में देखिए, कॉमन एरर के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिए ना तो भर्ब के बाद आपका जो है रेलेवेंट प्रीपोजिशन पर नज़र रखिए, खास करके फिक्स प्रीपोजिशन का जो एरिया है, जैसे आपका सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर के साथ देन नहीं आ सकता, टू ही आएगा, है ना। विक्टिम्स ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, या फिर आपका जो है प्रिवेंट फ्रॉम, अबस्टेन फ्रॉम, है ना, या फिर एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, है ना, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, मतलब जो प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं आपका उन पर नज़र रखिए आपका, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमन एरर के क्वेश्चन को बनाने में वर्ब को, प्रीपोजिशन और उसके बाद दोनों मॉडिफायर, एक आपका जो है एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे आपका। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस आपका यहीं से बनेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस होते हैं ना कॉमन एरर्स के, उसमें आपका अगर 4 पार्ट्स स्पीच को भी अगर आप जो है डीपली अगर आप देख लेंगे ना तो कॉमन एरर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये दो मॉडिफायर, एडजेक्टिव नॉन प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है और एडवर्ब आपका जो है वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब इटसेल्फ खुद को भी मॉडिफाई करता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखा कीजिए। तो अब देखिए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं क्या एरर है इसमें आपका। A unique feature of a mobile phone is that it enables seamless telephone calls even when the user are moving around wide areas। मैंने बोला है सबसे पहले भर्ब पर अप्रोच कीजिए, भर्ब को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो ये सेंटेंस में फर्स्ट भर्ब हमारा आ रहा है इज, सेकेंड भर्ब देखिए आपका आ रहा है इनेबल्स, इनेबल्स आपका, और थर्ड वर्ब यहां पर आपका आ रहा है आर। अब देखिए ये जो इज वर्ब है, इस इज वर्ब का नंबर आपका सिंगुलर है, और इज वर्ब का नंबर अगर सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट आपका जो है फीचर है, फीचर, फीचर का भी नंबर आपका जो है सिंगुलर है। जब फीचर का नंबर सिंगुलर तो आपका इज का भी नंबर सिंगुलर हो गया, मतलब जैसा सब्जेक्ट हो गया वैसा वर्ब हो गया। क्योंकि देख रहे होंगे हम मोबाइल फ़ोन के पहले एक प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है ना उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता तो कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो ये मोबाइल फ़ोन प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया फीचर, यूनिक फीचर, एक ही फीचर की बात हुई, नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखिए ये जो इनेबल्स है, देखिए इसका रूट वर्ड है एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम, योग्य, है ना। लेकिन इसके पहले जब हम प्रीफिक्स ईएन लगा देते हैं तो ये एबल जो एडजेक्टिव है ना ये वर्ब बन जाता है आपका, है ना, इनेबल। तो इनेबल का मतलब होता है किसी को योग्य बनाना, किसी को लाइक बनाना आपका। तो ये एबल एडजेक्टिव था, लेकिन ईएन प्रीफिक्स से पहले हमने लगा दिया ना तो आपका जो है ये हो गया वर्ब, वर्ब। अब ये वर्ब का, इनेबल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हम इनेबल्स लिख रहे हैं तो इनेबल्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है। ये फिफ्थ फॉर्म का नंबर सिंगुलर होता है, इनेबल का फर्स्ट फॉर्म का नंबर प्लुरल होता। अब इनेबल्स का नंबर हमारा सिंगुलर है, आप देख रहे होंगे कि इसका सब्जेक्ट यहाँ पर आपका दिख रहा होगा इट, इट आपका, इट का भी नंबर आपका जो है कैसा है, सिंगुलर है। तो इट सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आपका। अब अगले वर्ब की अगर हम देखें तो अगला वर्ब हमारा है आर, आर का नंबर कैसा, प्लुरल। अब आर का नंबर प्लुरल है तो इसका भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का भी नंबर प्लुरल होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट आपका है यूजर, यूजर। अब यूजर आपका है तो यूजर हमारा नाउन है, और नाउन ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर ही होता है क्योंकि यूजर हमारा सिंगुलर हो गया, और जब इसको यूजर्स कर देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा। अब हमने बार बार आपको बताया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसको एग्रीमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं आपका, क्योंकि सब्जेक्ट का ही वर्ब पे कंट्रोल होता है। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये वर्ब पर कंट्रोल किसका है, सब्जेक्ट का है, तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो यूजर का नंबर हमारा सिंगुलर है तो आर को हटा के यहाँ पर हम लिख देंगे इज, इज आपका, तो हो जाएगा यूजर इज मूविंग अराउंड वाइड एरिया। इस प्रकार हमारा जो है ना ये
सेंटेंस भी करेक्ट हो गया आपका। तो देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी टिपिकल नहीं है, बस एक अप्रोच का अप्रोच में लैग कर जाते हैं स्टूडेंट, जो अप्रोच को फॉलो नहीं करते, उसके कारण आपका जो है प्रॉब्लम आती है। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए 11वें क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पे है यहाँ। अब देखिए 11वें क्वेश्चन है, माई फादर द ओल्ड गोज एवरीवेयर बाय फुट। अब देखिए यहाँ इसमें भर हमारा है, देखिए गोज, ये भर का फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म का नंबर मैंने बताया ही आपको सिंगुलर होता, भर का फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता। अगर वो सिंगुलर है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट का भी नंबर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए ये आपका गोज का सब्जेक्ट यहाँ पर है माई फादर, अब माई फादर का भी नंबर कैसा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं आपका, है ना। अब द ओल्ड जो है ना, दाव जो आपका होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक तरह से कंट्रास्ट दिखाने के लिए, आपका दो ऑपोजिट थॉट को हम लोग दिखाने के लिए दाव का यूज़ करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि माई फादर द ओल्ड, हमारे पिताजी, मेरे पिताजी जबकि वो ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उसके बाद भी आपका जो है वो हर जगह मतलब आपका जो है पैदल ही चले जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पैदल चले जाना और ओल्ड होना एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं आपका, कि अगर ओल्ड पर्सन अगर कहीं पैदल जा रहा है तो एक तरह से हम दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं। तो माई फादर और गोज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, गोज वेयर एवरीवेयर, एवरीवेयर हमारा यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया आपका, हर जगह चले जाते हैं। अब आप देखें बाई फुट, तो बाई फुट अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो देखिएगा कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के जो साधन होते हैं आपका, जिसके जो मतलब जिसके जरिए हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका प्लेस टू प्लेस, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग जो प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं आपका जो है बाई, जैसे पढ़ते होंगे बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस, इस तरीके से। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो फुट है ना, ये कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो सकता, ये हमारा बॉडी का पार्ट होता है आपका। मतलब एक तरह से मूवमेंट के लिए हम अपने फुट पे डिपेंड होते हैं आपका। अगर हमको वन प्लेस टू आपका जो है अनदर प्लेस पर अगर मूव करना है तो उसके लिए हम अपने फुट पे ही डिपेंड होते हैं। और ध्यान रखिएगा डिपेंडेंसी का प्रिपरेशन ऑन होता है आप, इसीलिए तो आप लोग पढ़ते होंगे कि ऐसा डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, तो रिलाई और डिपेंड दोनों का मीनिंग सेम ही होता है आपका। तो डिपेंडेंसी का प्रिपरेशन जब ऑन का यूज़ करते हैं तो ये फिर फुट भी आपका जो है मूवमेंट के लिए हम फुट पर डिपेंड होते हैं। फिर बाई जो यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर लिखेंगे ऑन, ऑन फुट। तो यहाँ से एक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट और भी सामने आया कि कभी भी पैदल चलने के लिए आप लोग जो है सो बाई फुट का यूज़ कभी मत कीजिए, हमेशा ऑन फुट का यूज़ कीजिए, क्योंकि फुट जो होता है ना वो आपका जो है मूवमेंट के लिए डिपेंडेंट बॉडी का एक आपका जो पार्ट्स होता है। डिपेंडेंसी प्रिपरेशन ऑन होता है, ऑन फुट लिखेंगे। लेकिन अगर अदर देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, तो लिखिए बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, इस तरीके से आपका। अब आइए हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए सामने हमारा 12th क्वेश्चन है, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। अब देखिए इसमें एक वर्ब है आपका यहाँ कंसल्ट, कंसल्ट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लुरल है, और यहाँ पर यू आपका इसका सब्जेक्ट है। देखिए यू का यूज हम लोग जो है ना पार्टिकुलर पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, आपका ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी कर सकते हैं आपका। तो यू का मतलब एक पर्सन भी होता, यू का मतलब मोर देन वन पर्सन भी होता, लेकिन यू को हमेशा प्लुरल ही ट्रीट किया जाता है ग्रामर में। तो बस ध्यान रखिएगा कि यू के साथ आपका आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल ही यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे यू आर तो आर प्लुरल हो गया, यू हैव तो हैव प्लुरल हो गया, यू डू तो डू प्लुरल हो गया। तो कंसल्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट यू है, तो यू का नंबर प्लुरल, तो कंसल्ट भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लुरल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और एक जो बेटर है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब स्ट्रक्चर में लिखते हैं ना तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर लिख दें, सब्जेक्ट के बाद बेटर और बेटर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दें तो स्ट्रक्चर गलत नहीं माना जाता। बेटर का यूज बस इसलिए किया जाता कि आपका जो है मान लीजिए कि कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहा है और हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ना बेटर का यूज़ कर लेते हैं। आपका गुड का ही कॉम्परेटिव फॉर्म होता है आपका बेटर आपका। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्शन का या फिर पर्टिकुलर इवेंट का अगर आपका जो है मान लीजिए कि गुडनेस दिखाना हो तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। ये इसको ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है।
तो ये बेटर कंसल्ट में कोई दिक्कत नहीं, कंसल्ट होम अ डॉक्टर, तो कंसल्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना, कंसल्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। और इमीडिएटली जो है ना ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, बता रहा है कि तुमको जल्द से जल्द एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो इमीडिएटली जो है इमीडिएट से बना है, LY लगा हुआ फॉर्म एडवर्ब होता, और ये व्हेन का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, तो ये सेंटेंस एरर फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा डी। यू बेटर कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, कोई एरर नहीं सेंटेंस में। हम लोग आ जाइए अब 13 नंबर में। अब देखिए 13 क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए यहाँ पर एक नाम आ रहा है, एन नाम आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई नेम लिखा हुआ है एन या अन्नू जो भी है आपका, रिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुसान एज एन इज सीनियर देन सुसान इन एज, दाउ सुसान हैड वर्कड देयर बिफोर एन। अब देखिए अगर यहाँ पर वर्ब को हम देखें तो वर्ब हमारा आ रहा है रिसीव्ड, इसका सब्जेक्ट एन है आपका, तो ये बता रहा है रिसीव्ड की इंसिडेंस से पास्ट का है, रिसीव का सेकंड फॉर्म रिसीव्ड होता है, वो प्रमोशन को आपका जो है रिसीव किया इंस्टेड ऑफ सुसान, इंस्टेड ऑफ ध्यान रखिएगा, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब प्रमोशन सुसान का होना चाहिए था लेकिन उसको रिसीव कर लिया एन ने, तो इंस्टेड ऑफ एक प्रीपोजिशन होता, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर आपका। एज, अब देखिए एज जो होता है ना वो कंजंक्शन होता है, दो क्लॉज को कनेक्ट करने का उसका यूज किया जाता है, एक क्लॉज है अनरिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुसान, दूसरा क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ है अन इज सीनियर देन सुसान इन एज, तो दोनों कनेक्ट करने के लिए एज का यूज किया हमने। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ब आ रहा है इज, इज का नंबर सिंगुलर, तो आपका जो है अन का भी नंबर सिंगुलर आपका। अब देख रहे हैं यहाँ सीनियर के साथ यूज किया है देन। अब अभी कभी इसी वीडियो में मैंने पीछे क्वेश्चन में कभी डिस्कस किया आपका कि रिलेट करने के लिए हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करते, कंजंक्शन का यूज नहीं करते, जबकि देन जो होता है ना ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज करते हैं, जैसे ही इज सीनियर देन यू आर, है ना आपका, मतलब आपका इस तरह के से हम यूज़ कर सकते हैं, ही इज स्ट्रोंगर देन यू आर, आपका पीछे का सेंटेंस जो है ना वो आपका थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बोल दिया है ना। तो सीनियर का जो होता है, जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन आपका बी है, मान लीजिए ए और बी का एज, इसका आपका मान लीजिए एज है आपका 50 ईयर्स और इसका एज है आपका 60 ईयर्स, तो सीनियरिटी दिखाते हैं तो उसमें तो एज को हम रिलेट कर रहे होते हैं एक तरह से, है ना, कोई 50 ईयर्स का है कोई 60 ईयर्स का है, तो यहाँ तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिलेट कर रहे हैं एज का, क्योंकि एज का ही रिलेशन सीनियर जूनियर को दिखाता है आपका। रिलेशन दिखाने में प्रिपरेशन का हमेशा यूज होता है, प्रिपरेशन का यूज होता है तो इसके साथ हम लोग लिख देंगे देन के प्लेस पे टू। तो ध्यान रखिएगा देन और टू में फ़र्क बस ये होता है, देन हमारा कंजंक्शन होता, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता, टू हमारा प्रिपरेशन होता। आपका सीनियरिटी जूनियरिटी जो होती है ना ये एज रिलेटिव एस्पेक्ट होती है एज की, और रिलेटिव एस्पेक्ट जब एज की होती है ना तो इसके साथ हम लोग टू का ही यूज़ करेंगे। तो ध्यान बस ये रखिएगा कि ये जो सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रायर पोस्टीरियर, ये सारे हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इनके साथ कभी भी आप लोग कंजंक्शन देन का यूज नहीं कीजिएगा, देन रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ टू लिखिएगा, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू, इस तरीके से। तो हमारा करेक्ट हो गया आपका जो है सीनियर के साथ आपका टू होगा, तो देख रहे होंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं 14। देखिए अब 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसको देखिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑफिसर हैज़ गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। अब देखिए ये सीजीएल मेंस 2016 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन में आपका जो है एक क्वेश्चन में एरर है आपका। एरर करने का सेंस ये है ना कि ये क्वेश्चन में दो जगह एरर है, मतलब पता नहीं एग्जामिनेशन सेटर ने कैसे क्वेश्चन को सेट किया, दो पार्ट में एरर चला गया। मैं बताता हूँ कैसे चला गया है। तो इसमें देख रहे होंगे वर्ब का एरिया आपका जो है हैज़ और गिवन है। अब सब आप लोग पढ़े होंगे कि हैज़ का नंबर सिंगुलर होता है, अगर हैज़ का नंबर आपका सिंगुलर होता तो इसका सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो ऑफिसर आपका सिंगुलर है भी, ऑफिसर के साथ हैज ही होगा। और हैव हैज हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये आपका देखिए गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है भी आपका, गिव गैव गिवन। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। गिवन व्हाट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब एक तरह से कमांड होता है आपका, है ना। टू हिज
सोल्जर्स यस्टरडे। अब देखिए ये वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक टेंस का कॉन्सेप्ट है आपका। अब यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है टाइम यस्टरडे। अगर टाइम पॉइंट पे देखिएगा तो टाइम पॉइंट पे देखिएगा तो ये आपका पॉइंट जहाँ पर आज हम लोग हैं ये टुडे हो गया, बैकवर्ड जाएंगे तो ये यस्टरडे हो गया, और फॉरवर्ड जाएंगे तो ये आपका जो है टुमारो हो गया। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो यस्टरडे लिख के क्लियर किया है कि यस्टरडे जो है ना ये पास्ट का इवेंट है। अगर पास्ट का इवेंट है तो फिर तो हम हैज लिख नहीं सकते यहाँ पर आपका। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब यूज होता है ना तो उसमें हम पास्ट को जब प्रेजेंट से रिलेट करते हैं ना तब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है आपका। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट सिर्फ पास्ट का ही हो और यस्टरडे लिख के क्लियर कर दिया इंसिडेंट्स केवल पास्ट का है तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब सीधा वर्ग का सेकंड फॉर्म यूज कीजिए। तो या तो यस्टरडे हो, यस्टरडे के बाद आपका मान लीजिए आपका यहीं पे 2018 हो, 2019 हो। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो ईयर ऑलरेडी पास्ट हो चुके हैं, बीत चुके हैं जो साल आपका, उनके साथ आपका। या फिर मान लीजिए कि यहीं पर आपका लिखा हुआ हो यस्टरडे 2018, 2019, 2019 के बाद अगर लिखें इन चाइल्डहुड, तो इन चाइल्डहुड भी अगर हम लिखेंगे तो ये भी पॉइंट कब का माना जाएगा, पास्ट का ही माना जाएगा। क्योंकि बंदा जो भी होगा चाइल्डहुड की बात तब कर रहा होगा जब वो अगले स्टेज में चला गया होगा। तो अगले स्टेज से अगर हम बैक लौटे तो चाइल्डहुड तो पास्ट का इवेंट हो गया आपका, है ना। या फिर आपका यहीं पर हम लिख दें लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो लास्ट नाइट या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर भी अगर हम लिख रहे हैं तो भी इवेंट पास्ट का ही है। तो लास्ट नाइट हो गया, इन चाइल्डहुड हो गया, यस्टरडे हो गया, या कोई ऐसा ईयर मेंशन हो जो ऑलरेडी बीत चुका है तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज किया कीजिए। तो पास्ट का कोई अगर इवेंट हो तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज किया कीजिए। अगर वो सिंगल इवेंट हो तो, अगर आपका इवेंट रिलेटिव हो जाए तो फिर उसका अलग कॉन्सेप्ट है कि एक हम लोग सिंपल पास्ट में लिखते हैं और एक पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जो इवेंट पहले हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, बाद वाले इवेंट को सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो जब यस्टरडे के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो गिवन को आपका यहाँ गेव लिखना पड़ेगा और हैज को यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ये सेंटेंस में मैंने बताया था कि सेंटेंस में आपका जो है सेटिंग करने में कोई एरर हुआ है, क्योंकि एक पार्ट से हमको हैज हटाना पड़ा, दूसरे पार्ट में हमको गिवन को गेव करना पड़ा आपका। तो ये सेंटेंस में आपका जो कुछ प्रॉब्लम था, है ना। तो चलिए एरर हम लोग को डिस्कस करना था तो हमने डिस्कस कर दिया। द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे आपका। अब हम लोग आते हैं 15 क्वेश्चन में आपका। आइए अब 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चन हमारा जो है, व्हेन यूर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड। मतलब बोल रहा है कि जब आपको डाउट हो आपके दोस्त के लॉयल्टी में, मतलब उसके फेथफुलनेस पे, स्वामी भक्ति पर किसी प्रकार का आपका जो है डाउट हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते आपका बजाय कि निराश होने का। बीइंग डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हताश होना, उदास होना, निराश होना। डिसअपॉइंट वर्ड का मतलब होता है डिजेक्टेड, है ना, सैड। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वेन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेन एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज स्टार्ट होगा। जब क्लॉज स्टार्ट होगा तो एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक आपका वर्ब भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है योर इन डाउट, तो योर इन डाउट आपका जो है यहीं पर हमारा एरर मिल रहा है। यहाँ एक सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट तो हम योर को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और यू लिखेंगे तो इसके साथ वर्ब भी लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि इवेंट आपका कांट से पता चल रहा है प्रेजेंट का है, यू आर, और इन आपका रह ही जाएगा। इसको इस सेंटेंस को इस तरह से करेक्ट करना पड़ेगा, व्हेन यू आर इन डाउट, जब आप डाउट में हो किस बारे में, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लॉयल्टी पे, फेथफुलनेस पे आपको डाउट हो, तो यू कांट हेल्प, कैन मतलब ये कांट हेल्प एक अलग प्रकार का फ्रेज ही होता है आपका। कैन मॉडल है, हेल्पर का फर्स्ट फॉर्म है। और बात ध्यान ये भी रखिएगा ना कि कांट हेल्प के बाद हम लोग जेरेंड यूज़ करते हैं। तो जेरेंड का मतलब मैंने शायद बताया होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कहा जाता है। तो बी का मतलब होना होता और उसमें जब आईएनजी ऐड करें बिंग हो गया, जेरेंड हो गया। और फिर जब बिंग आ गया तो बिंग के बाद हम लोग वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आपका। तो बिंग आपका डिसअपॉइंटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, या उसके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का भी, जो एडजेक्टिव होते हैं आपका। तो हालांकि यहाँ पर डिसअपॉइंटेड कोई वर्ब नहीं है, डिसअपॉइंटेड जो है ना वो इस पर्सन का आपका जो है स्टेट को बता रहा है। स्टेट को बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं आपका। जैसे हम बोले यू आर सैड, तो सैड होना किसी का स्टेट है। आई एम हैप्पी, तो हैप्पी होना मेरा स्टेट है।
तो डिसअपॉइंटेड होना भी आपका जो है किसी का स्टेट है, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा जो एडी फॉर्म होते हैं ना, ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करते हैं आपका, है ना। ऐसा नहीं है कहीं भी एडी फॉर्म देख लिया तो वर्ब भी हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टिसिपल का, जिसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का एनजी फॉर्म को कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इनके पास दोनों नेचर होता है, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ समझा दूँ आपको, हमने लिखा डिसअपॉइंटेड मैन और डिसअपॉइंटेड मैन, तो ये व्हाट काइंड ऑफ मैन? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड तो मैन को एक तरह से उसके क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें, ही डिसअपॉइंटेड मी, ही डिसअपॉइंटेड मी, यहाँ डिसअपॉइंटेड वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख रहे हैं एक ही वर्ड को हमने यहाँ वर्ब की तरह यूज़ किया है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया। तो आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। इनके पास वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का नेचर होता है, तो वो डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है आपका। तो एरर हमारा पता चल गया, फर्स्ट पार्ट में है, ये योर इन नहीं होगा आपका, यहाँ पर होगा व्हेन यू आर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही गॉन देन आई रिमेंबर्ड हिज नेम। अब ये क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि वर्ब का हैड और गोन आ रहा है, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, गो वेंट गोन, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि स्कार्सली, सेंटेंस को स्कार्सली स्टार्ट किया है, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब को ले आया। जब आप बोल रहे होंगे कि सेंटेंस तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप असर्टिव सेंटेंस होता, फिर ये वर्ब को तो सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्सन का, इन्वर्सन का कॉन्सेप्ट है। इन्वर्सन का मतलब ये होता है इन्वर्स, ऑपोजिट। तो बेसिकली हम लोग जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखते हैं जब सेंटेंस में फुल स्टॉप है, मतलब जब सेंटेंस आपका असर्टिव हो तो सीक्वेंस सही होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको इन्वर्सन का यूज़ करना पड़ता है, मतलब जब किसी पर्टिकुलर एडवर्ब को, है ना, निगेटिव एडवर्ब को जब ज़्यादा हम इम्फेसाइज करते हैं, तो इम्फेसाइज हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट से ही किया जाता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है वहाँ इन्वर्सन का यूज़ करता है। और इन्वर्सन का मतलब मैंने बताया ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने का मतलब है किसी वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है आपका। तो ध्यान रखिएगा आपका कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, एटसेट्रा। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, ये सारे एडवर्ब से हो जाए तो ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, और सेंटेंस के फ्रंट में लिख करके ना हम इसको इम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इम्फेसाइज हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है आपका, है ना, असर्टिव सेंटेंस में आपका जो है इम्फेसिस नहीं होता। तो अगर इन सारे नेगेटिव एडवर्ब में से किसी से भी सेंटेंस शुरू हो जाए तो आपको इन्वर्सन का यूज़ करना पड़ेगा। जब इन्वर्सन का यूज़ करना पड़ेगा तो आपको एनी हाउ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा, पार्शियल इन्वर्सन में आपका। जब हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो वही काम देखिए यहाँ किया गया है, सेंटेंस शुरुआत स्कार्सली से हुई है। इन्वर्सन जब हमने यूज़ किया तो देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इन्वर्सन का यूज हो गया, तो बिल्कुल ये पार्ट सही है आपका। तो इस पर बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसीलिए मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक कोई एरर नहीं। अब देखिए देन है और हमने यहाँ पर स्कार्सली से सेंटेंस को स्टार्ट किया, तो देखिए एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में दूसरा क्या कॉन्सेप्ट आ गया है एक आपका जो डिस्कस करने के लायक है और जहाँ से एरर भी फाइंड आउट हो जाएगा। एक होते हैं कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन उनको कहा जाता है जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में आते हैं आपका। को का मतलब ही होता है पेयर आपका। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ, ईदर का पेयर होगा और के साथ, नीदर का पेयर होगा नॉर के साथ, नो सूनर का पेयर होगा देन के साथ। लेकिन यही अगर आपका हार्डली रहे तो हार्डली का पेयर बनेगा वेन के साथ। स्कार्सली भी यहाँ पर आपका रहे तो इसका भी पेयर बनेगा वेन के साथ। तो ध्यान रखिएगा ये
कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, नो सूनर देन, हार्डली के साथ वेन, स्कार्सली के साथ भी वेन आपका। तो यहाँ पर देखिए स्कार्सली है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देन का यूज़ गलत है, इसको हटा करके आप वेन कर दीजिए, तो ये सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा, स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन आई रिमेंबर्ड हिज नेम आपका। इस प्रकार सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर में। नंबर में अब देखिए, देखिए इसमें भी बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है आपका, ये 17 नंबर क्वेश्चन में आपका अच्छा सा कॉन्सेप्ट, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू टाइटल। अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल सेंटेंस में बेस्ड है। देखिए मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको, कंडीशनल सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस 3 होते हैं, एक ओपन, एक सेमी क्लोज और एक क्लोज्ड आपका। तो ये फिलहाल जो है ना ये सेंटेंस है सेमी क्लोज्ड कंडीशन का, सेमी क्लोज्ड कंडीशन। अब सेमी क्लोज्ड कंडीशन किसको कहा जाता है, देखिए जैसे हमने लिखा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो कंडीशनल सेंटेंस को नाम इसलिए दिया गया है ना क्योंकि एक कंडीशन लगा हुआ है, किसी का चिड़िया होना कंडीशन है, अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आसमान में उड़ भी लेगा, तो ये रिजल्ट है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक कंडीशन होता है, एक रिजल्ट होता है आपका। और सेमी क्लोज कंडीशन इसलिए इसको कहा जा रहा है कि सेमी क्लोज का मतलब होता है एक तरह से इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन को ही सेमी क्लोज बोलते हैं आपका, क्योंकि क्लोज बोलते हैं जो हो चुका, ओपन बोलते हैं जो होने वाला है, लेकिन जो ना हुआ और ना जो आपका जिसको होने की कोई संभावना है उसको बोलते हैं सेमी क्लोज। तो चिड़िया तो ना कोई पहले था ना कोई बाद में हो सकता है। तो प्रेजेंट के जो इमेजिनरी कंडीशन होते हैं, प्रेजेंट में जो भी हम कल्पना करते हैं, जैसे हम बोले इफ सी वर अ क्वीन, अगर कोई वो महारानी होती, तो प्रेजेंट के इमेजिनरी कंडीशन को हम लोग सेमी क्लोज बोलते हैं। और सेमी क्लोज का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, देखिए इफ के साथ हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग वुड लिखते हैं या कुड लिखते हैं या माइट लिखते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं आपका। ये पेयर होता है आपका, है ना। अगर कंडीशनल ऐसा होगा तो फिर रिजल्ट उसका ऐसा होगा आपका, सब्जेक्ट के साथ वुड्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, कुड के साथ लिखिए, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट ही फॉर्म जाएगा। तो आपका जो है इसी फॉर्मेट पर जा रहा है। जब भी कल्पना कीजिए प्रेजेंट में, तो कल्पना में हमें कभी भी वर्ब आपका वाज आ नहीं सकता, क्योंकि वाज फैक्ट बताता है। अगर अनरिलेटेड एक्सप्रेस करना हो, इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना हो, तो सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो वर्ब का ही यूज होगा। तो आई के साथ हम बेसिकली वाज का यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आपका जो है रियल नहीं है, अनरियल है, इमेजिनरी है, इसलिए हमने वर्ब का यूज किया। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपका, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है सेमी क्लोज्ड या क्लोज्ड, इसमें हम इन्वर्सन का भी यूज कर सकते हैं। हमने अभी तुरंत बताया इन्वर्सन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अगर जो ये वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, इसी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो इन्वर्सन का यूज होता है। यहाँ पर ऐसा लिखिए, ऐसा होना चाहिए था, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। जब इसको हम इन्वर्स करके लिखेंगे ना, इफ आई वर बर्ड को, तो ऐसा लिखेंगे, वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए इन्वर्सन में ये जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद था, सब्जेक्ट से पहले आ गया, इन्वर्सन में कंजंक्शन की जरूरत रह नहीं जाती, इसको मैंने हटा दिया इन्वर्सन में आपका। तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो या तो आप इफ आई वर अ बर्ड लिखिए या वर आई अ बर्ड लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। सेमी क्लोज कंडीशन में आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज में इन्वर्सन का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, वर आई द प्रेसिडेंट, देखिए वर आया, सब्जेक्ट आया, प्रेसिडेंट आया आपका। इसको हम चाहे ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, वर आई द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही है आपका। तो देखिए स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ गया, वर भी का ही सेकंड फॉर्म होता है, और मेन क्लॉज में होना चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, वुड कुड या माइट होना चाहिए, वुड है, और मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अवार्ड वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होता है आपका, यू द टाइटल। तो ये सेंटेंस में भी किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस भी आपका जो है नो एरर है, एरर आपका फ्री है आपका। तो आंसर फिलहाल इसका भी हो जाएगा डी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इस सेंटेंस में आपका, कंडीशनल बेस्ड। और कंडीशनल
सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में उठा ही देता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 18। अब देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। ये बोल रहा है कि पेशेंट की मौत हो गई जबकि वो अच्छा मेडिकल हेल्प लिया, उसके बावजूद भी वो जो है ना वो आपका मतलब अच्छा हेल्प लेने लिया, लेकिन फिर भी वो अच्छा हेल्प लिया लेकिन फिर भी वो मर गया। अब देखिए यहाँ पर डाइड है, इवेंट पास्ट का है, सब्जेक्ट पेशेंट है। यहाँ पे देखिए हैड रिसीव्ड आपका जो है इवेंट पास्ट का, ये आपका वो भी पास्ट में है। तो पास्ट में अगर जब भी दो रिलेटिव इवेंट हो जाएं, जब भी रिलेटिव दो इवेंट हो जाएं, तो उसमें बस एक ध्यान रखिएगा कि जो पहले होने वाला इवेंट होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और बाद में होने वाले इवेंट को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसको इस तरह समझिए, जैसे हमने एक टाइमलाइन खींचा और एक पॉइंट आपका प्रेजेंट हो गया और एक पॉइंट आपका फ्यूचर हो गया और एक पॉइंट आपका पास्ट हो गया। और मान लीजिए कि पास्ट में दो इंसिडेंट हो गए आपका, पास्ट में अगर दो इंसिडेंट हो गए, एक है तो पास्ट, लेकिन दो इंसिडेंट हो गए, तो इसको जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ का पास्ट का मतलब हो गया जो इवेंट पास्ट से भी पहले हुआ, प्रेजेंट से पहले हुआ पास्ट, पास्ट से भी पहले हुआ पास्ट ऑफ पास्ट। तो ध्यान रखिएगा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर कोई इवेंट पास्ट ऑफ पास्ट में हो जाए, मतलब पास्ट में भी सबसे पहले वो हो जाए, तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, बाद वाले को सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो यही यहाँ पर देखिए, द पेशेंट डाइड ही हैड रिसीव्ड द मेडिकल हेल्प। तो इतना तो तय है कि पेशेंट की मौत तो मेडिकल हेल्प लेने के बाद ही हुई होगी। इसका मतलब क्लियर है कि कोई भी पेशेंट जो होगा वो पहले मेडिकल हेल्प लिया होगा, डेथ उसकी बाद में हुई होगी। जब पहले मेडिकल हेल्प लिया होगा तो फिर मेडिकल हेल्प लेना पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, क्योंकि वो डेथ से पहले मेडिकल हेल्प लिया। पास्ट ऑफ पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो देखिए हेड के साथ रिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस है, सही है। और वो मेडिकल हेल्प आपका पहले लिया, बाद में उसकी डेथ हुई, तो डेथ होना आपका पास्ट का पॉइंट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। डाई का सेकंड फॉर्म डाइड हो गया, ये भी सही है आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है डेस्पाइट। तो ये जो डेस्पाइट होता है ना, ये प्रीपोजिशन होता, और ये जो डेस्पाइट होता है इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। डेस्पाइट जो प्रीपोजिशन होता है इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। कॉन्ट्रास्ट शो करने के इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया आपका। तो ये प्रीपोजिशन होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे द पेशेंट डाइड एक क्लॉज है, ही हैड रिसीव्ड दूसरा क्लॉज है। अब आपको मैंने बार बार बताया है कि क्लॉज को जोड़ने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेट करना, क्लॉज को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन का। तो ये डेस्पाइट, तो यहाँ पर आपका जो है एनी हाउ तो रॉन्ग ही है। अब यहाँ पर हम लोग जो है कंजंक्शन में क्या यूज करेंगे, हम ये दोनों कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को दिखाना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन मतलब ये है कि वो मेडिकल हेल्प लेने के बावजूद भी वो आपका जो है पेशेंट का डेथ हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखाने के लिए ना हम लोग जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो कंजंक्शन आप हाउ एवर भी यूज़ कर सकते हैं, या हाउ एवर के साथ साथ आप जो है ऑल्दो या दो का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर, ऑल्दो या दो का मतलब ये होता है आपका जो है ना, यद्यपि, हालांकि, मतलब यद्यपि वो अच्छा मेडिकल हेल्प लिया लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया, उसका डेथ हो गया। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यहाँ डेस्पाइट को हटाइए और ऑल्दो का यूज़ कीजिए, ऑल्दो। तो ध्यान रखिएगा कि डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता, अगर कंजंक्शन के सेंस में इसी डिस्पाइट को दिखाना हो तो इसको आपका जो रिप्लेस कर दिया कीजिए ऑल्दो से। बस फर्क ये हो जाएगा कि ऑल्दो आपका कंजंक्शन हो जाएगा और डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का काम रिलेट करना होता, कंजंक्शन का काम कनेक्ट करना होता। दोनों क्लॉज को कनेक्ट किया, इसलिए प्रीपोजिशन को हटा कर कंजंक्शन लिख दिया, ऑल्दो आपका। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब आ जाइए 19 में। अब 19 नंबर में आ जाइए। नंबर का जो हमारा सेंटेंस है, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू कनाडा। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो हैज़ वर्ब है, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो गो का सेकंड फॉर्म आपका जो है गोन ही होता है, गो एंड गोन, वहाँ कोई दिक्कत है नहीं। हैज़ का नंबर सिंगुलर है, हैज़ का नंबर सिंगुलर है आपका, तो सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट देखिए वन है,
क्योंकि ये फ्रेंड तो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वन का भी नंबर सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो देखिए वर्ब सिंगुलर हो गया, है ना। तो और टू कनाडा, तो उधर तो कोई दिक्कत है नहीं, कनाडा एक डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के प्रिपरेशन टू ही यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट हमारा डेस्टिनेशन, हमने उसके लिए टू यूज़ किया, तो टू हमारा डेस्टिनेशन के लिए प्रिपरेशन यूज होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने पहले भी चर्चा किया है आपसे, अगर वन ऑफ माई फ्रेंड लिख रहे हैं तो फ्रेंड कोई एक होगा नहीं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से, मतलब ये सारे हमारे फ्रेंड हैं ये, और ये सारे फ्रेंड हैं, इसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई ग्रुप जरूर रहा होगा इसमें से हम पार्टिकुलर को हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो पार्ट हो गया, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है ना ये उसका टोटल है, जिस टोटल में से हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका कभी भी पार्ट और टोटल को दिखाना हो, मतलब पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो, तो ध्यान रखिएगा कि पार्ट और टोटल को रिलेट करने के प्रिपरेशन हम लोग ऑफ यूज़ करते हैं आपका। जैसे अगर मान लीजिए एक क्लास है ये पूरा, और इसी में से आपका जो है कुछ स्टूडेंट को दिखाना हम चाह रहे हैं, तो हम ऐसा लिख देंगे सम स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऐसा स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास आपका टोटल हो गया, उसमें से कुछ स्टूडेंट को हम रेफर कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट हो गया, और पार्ट और टोटल को रेफर करने के हमने ऑफ लिखा आपका। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए वन ऑफ है, तो वन ऑफ एक पार्ट हो गया, वन आपका पार्ट हो गया, है ना, वन आपका एक तरह से पार्ट हो गया। तो कोई आपका, और यहाँ पर इसका देखिए ये जो फ्रेंड है ये आपका टोटल हो गया, पार्ट और टोटल के लिए हमने ऑफ यूज़ कर दिया, ये ऑफ तो सही है, लेकिन आप खुद सोचिए ये टोटल का नंबर तो पुलल ही रहेगा, टोटल का नंबर तो पुलल ही रहेगा, जिसमें से हम एक को सेलेक्ट कर रहे होंगे। जब टोटल का नंबर पुलल रहेगा ना, तो ये फ्रेंड को हटा के यहाँ पर करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, ऐसा सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू कनाडा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी बाहर हुआ कि कभी भी अगर वन ऑफ के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन लिखना हो तो हमेशा पुलल लिखिए, क्योंकि कोई टोटल होगा उसी में से आप पार्ट को सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन पुलल आएगा। लेकिन अगर वन ऑफ के बाद कोई वर्ब लिखिए तो उसको हमेशा सिंगुलर लिखिए, क्योंकि आप सेलेक्ट तो किसी एक को किए हैं, तो एक किए हैं तो आप एक की ही बात कर रहे हैं, तो वर्ब तो सिंगुलर ही रह जाएगा। इसलिए देखिए वन ऑफ के बाद आपका नाउन जो आया वो पुलल आया, और जो कि वर्ब जो आया वो सिंगुलर आया आपका। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था नाउन का आपका। अब आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आज के सेशन में। अब देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। अब वर्ब यहाँ देखिए आ रहा है वाज कॉल्ड, वाज का नंबर आपका सिंगुलर है, इसका सब्जेक्ट है फ्लोरेंस, सब आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीएस में, एक किसी पार्टिकुलर लेडी का नाम है, तो ये भी नंबर सिंगुलर, तो सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, तो कहने वाले तो दूसरे लोग हैं, ये तो खुद कहती नहीं, कहने वाले जब दूसरे लोग हैं तो आपका जो है ये तो एक तरह से रिसीवर हो गई, ये आपका उसको रिसीव करती है उस टाइटल को आपका। तो सेंटेंस एक तरह से पैसिव है, पैसिव में इज एम आर वाज वर्ब के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो कॉल्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया कॉल का, तो ये भी सही हो गया पैसिव में। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कॉल्ड वाट उसको क्या कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प। अभी आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये जो लेडी विद द लैम्प है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया एक टाइटल है, उसको ये टाइटल है आपका। और ध्यान रखिएगा कि टाइटल जो होता है ना, वो टाइटल को हम लोग हमेशा आर्टिकल द के साथ लिखते हैं आपका। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द टेलीग्राफ, है ना, तो उसी तरह अगर किसी को टाइटल दिया जाए तो उसको हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द के साथ लिखा जाता है। तो ये लेडी विद द लैम्प जो है ना, ये एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया एक डेफिनेट टाइटल है, और जब डेफिनेट टाइटल है तो इसको विदाउट आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा द लेडी विद द लैम्प। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस था, है ना। तो आज हम लोगों ने सीजीएल मेंस 2016 का रेलिवेंट जो 20 कॉमन एरिया के क्वेश्चंस थे इसको हमने डिस्कस किया, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए गए हैं वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल आपके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपका। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हम लोग उसके लिए यहाँ से प्रयासरत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।